हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुल्स स्टडी गुलफ्शा एंड आज हम डिस्कस करेंगे किसान आंदोलन 2020 को और साथ ही साथ भारत के इतिहास के अब तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं किसान आंदोलन, किसानों ने जितने विद्रोह किए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। कब कब किसानों ने विद्रोह किया, आंदोलन किया, किस किस वजह से किया, उन सब के में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन 2020 की, जो अभी चल रहा है, क्या मुद्दा है, क्या किसान चाहते हैं, क्या सरकार चाहती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की अपडेट्स के लिए। जीके करंट अफेयर्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जीके और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहाँ पर जानने के लिए मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन 2020 की बात करें तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने अब दिल्ली को जाम करने का ऐलान कर दिया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने बुराड़ी स्थित निरंकारी मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया और कहा है कि वे सशर्त बातचीत को तैयार नहीं है। जिस तरह से सरकार कह रही है कि वो किसान का जो बिल है, किसान बिल है, उसमें संशोधन कर सकती है लेकिन उसको बंद नहीं कर सकती, उसको वापस नहीं ले सकती। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें बिल वापस चाहिए। ये चीज़ें हो रही हैं। किसानों के संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी मार्गों को बंद कर देंगे। 3 कृषि विधेयक किसान बिल है क्या, आखिर जिनके ऊपर इतना सारा आंदोलन हो रहा है, इतना सारा विद्रोह हो रहा है, वो है क्या? तो आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का सीधा अधिकार मिलेगा। और अगर हम बात करें आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 क्या है, इसमें यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल और असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। तो सीधा सीधा यह है कि ये चीज़ जो है लागू भंडार की सीमा से निकाल दी गई हैं, जरूरी चीज़ों की लिस्ट से निकाल दी गई हैं, जिस वजह से किसान इसका विद्रोह कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि किसान जो है अपनी चीज़ों को सरकारी मंडी से अलग भी बेच सकते हैं, अपनी चीज़ों का डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, उन्हें किसी आढ़ती की ज़रूरत नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें किसी सरकारी मंडी में या निजी मंडी में इस तरह का कोई इसमें ये नहीं रहेगा, कहीं भी उसको बेच सकते हैं। ज़्यादातर जो है निजीकरण कर दिया गया है जो बेचने का सिस्टम है उसका। किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर भी बेचते हैं, तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वो मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका सीधा असर जो होगा ज़्यादा मंडी शुल्क और आढ़तियों पर पड़ने वाला है। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको यह डर है कि किसान और विपक्षी दलों को यह डर है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। तो उन्हें लग रहा है कि निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ जाएगा, सारा जो मंडी का कार्य है वो निजीकरण हो जाएगा, उसका सब निजी कंपनियों के कॉरपोरेट में आ जाएगा, सब कुछ MSP खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो पंजाब के किसान विद्रोह कर रहे हैं उनको MSP मिलनी बंद हो जाएगी। जिनका आढ़तियों का काम है, ज़्यादातर वहाँ पे लगभग 28 से 30 हज़ार लोग का आढ़तियों का ही परिवारों का उनका काम है, तो उनको आढ़त नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो विद्रोह कर रहे हैं। ये सारे जो किसान लोग हैं इसलिए विद्रोह कर रहे हैं कि MSP खत्म हो जाएगी और जो कमीशन मूल्य है वो खत्म हो जाएगा, मंडी शुल्क खत्म हो जाएगा, या फिर जो मंडी का काम है वो निजीकरण में आ जाएगा। कॉरपोरेट लोग उसमें जमींदारों की ज़मीन हड़प सकते हैं या ज़्यादा उनसे कम दाम पे चीज़ें खरीदेंगे, उन्हें उतना मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि अच्छा मूल्य मिलेगा और ये फ़ायदे की चीज़ है।
और अब तक जितने आंदोलन हुए हैं, पहले भी किसानों ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, ज़्यादातर ब्रिटिश सरकार के टाइम पे या फिर जब राजाओं का टाइम था उस टाइम पे, जब लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, जब भी बहुत सारे विद्रोह होते थे किसानों के। तो सबसे पहला विद्रोह था नील विद्रोह। नील की खेती से नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यह भारतीय किसानों द्वारा अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। नील को कई तरह की कपड़े रंगने का काम में प्रयोग किया जाता था। भारत नील की खेती के लिए अच्छी जगह थी और यहाँ नील की फसल उगाई जाती थी। यूरोपीय देशों और विश्व में नील की काफ़ी खपत थी, तो अंग्रेज क्या करते थे, ज़बरदस्ती भारतीय किसानों से उनकी ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे और उनसे बहुत ही कम मूल्य पर उस नील को खरीद लेते। ब्रिटिश सरकार किसानों को नील के बाजार का भाव का 2.5% ही मूल्य देती थी और उस नील को विदेशों में बहुत ही अच्छे ज़्यादा मूल्य पर बेचती। तो 1859 से 60 में यह नील विद्रोह का आंदोलन शुरू करके नील की खेती करना बंद कर दिया गया। जो किसान थे उनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। तो बंगाल में नदिया जिले के किसानों ने 1859 में सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। शोषण से पीड़ित किसानों की इस एकता का यह परिणाम हुआ कि 1860 तक पूरे पश्चिम बंगाल में नील की खेती और उत्पादन बंद कर दिया गया। आखिरकार 1860 में ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया, जिसके तहत ये था कि भाई कोई भी ज़बरदस्ती किसानों से नील नहीं उगा सकता। किसान की अपनी मर्जी है कि वो कितना नील उगाएगा, वो आवाज़ उठा सकता है या अपनी मर्जी से खेती कर सकता है। इस नील आयोग के गठन के तहत ये चीज़ें रखी गई थी। उसके बाद दूसरा जो विद्रोह हुआ वो था पबना आंदोलन। 1873 ईस्वी में पबना के किसानों ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ठानी और किसानों का एक संघ बनाया। किसानों की सभाएं आयोजित की गई। कुछ किसानों ने अपने परागणों के जमींदारों नियंत्रण से एक मुक्त घोषित कर दिया और स्थानीय सरकार की बनाने की चेष्टा की। तो पबना जो था एक ऐसी जगह थी जहाँ पे किसानों की बहुत अच्छी जगह थी, किसानों के लिए अपनी मर्जी से वो खेती कर सकते थे। लेकिन फिर जमींदारों का वहाँ पे शोषण बढ़ने लगा और जमींदार उनसे ज़बरदस्ती लगान लेने लगे और ज़्यादा जो है उनको खेती करने में परेशान करने लगे। किसानों ने क्या किया कि लगान देना बंद कर दिया कुछ समय के लिए और आंदोलन शुरू कर दिया। सुदूर क्षेत्रों में भी जैसे ढाका, मेमनसिंह, त्रिपुरा, राजशाही, फरीदपुर राजशाही फैलने लगा। उनका आंदोलन सरकार के विरुद्ध भी नहीं था, इसलिए पबना आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का समर्थन भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जमींदारों के विरुद्ध वो आंदोलन कर रहे थे और सरकार के विरुद्ध नहीं कर रहे थे। तो सरकार ने भी किसानों का ही समर्थन किया उसमें। 1873 ईस्वी में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपवेल ने किसान संगठन को उचित ठहराया। पश्चिम पर बंगाल के जमींदारों ने इस आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देना चाहा। एक अखबार ने ये प्रकाशित किया कि भाई ये आंदोलन जो है मुसलमान किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध शुरू की गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, जबकि उस आंदोलन में किसान हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो ये एक सांप्रदायिक रंग देना कुछ सही नहीं रहा और उसमें बहुत सारे हिंदू किसान भी थे, जैसे ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, खोदी मुल्ला और मुसलमान भी थे। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1885 का बंगाल काश्तकारी कानून पारित हुआ, जिसमें किसानों को कुछ राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। तो पबना आंदोलन का यही वो हुआ कि जो है जमींदारी का शोषण कम हुआ और किसानों को राहत मिली। उसके बाद में मोपला आंदोलन हुआ। विदेशी शासन हिंदू जमींदारों साहूकारों से पीड़ित थे किसान। अपनी दुखद स्थिति से लाचार होकर 19 से 20वीं शताब्दी में मोपलाओं ने बार बार विरोध किया और आक्रोश प्रकट किया। मोपला क्या थे? वो एक मुस्लिम जाति थी जो कि हिंदू जमींदारों, विदेशी शासन और साहूकारों सभी से पीड़ित थे। ज़्यादातर उनसे लोग ज़बरदस्ती लगान ले रहे थे, बहुत ज़्यादा कर वसूल कर रहे थे। तो 1870 में सरकार ने मालाबार में मोपलाओं द्वारा बार बार विरोध करने की विवेचना करने के लिए एक समिति का निर्माण किया। इस समिति की रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई कि इनका विरोधों का कारण किसानों को जमीन से बेदखल किया जाना, लगान में मनमाने ढंग से वृद्धि किया जाना आदि है। तो कुछ जमींदारों ने उन किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया या फिर उन पे लगान जो है उसमें वृद्धि कर दी। सरकार ने बलपूर्वक मोपला विद्रोह को दबा दिया, क्योंकि सरकार के विरुद्ध भी था, विदेशी शासन के विरुद्ध भी था ये विद्रोह, तो उसको बलपूर्वक दबा दिया गया। बहुत सारे लोगों को जो है सजा दी गई, उनको मारा गया और सेना को भी उतारा गया उनको रोकने के लिए। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को सेना की भी मदद लेनी पड़ी थी। 1921 में ये विद्रोह हुआ था और काफ़ी व्यापक था। उसके बाद में कुकरदरा, जब अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ने व गुलामी का एहसास करवाने के लिए पंजाब में जगह जगह गोवध के लिए बूचड़खाने खोले, तब नामधारी सिखों ने इसका बड़ा विरोध किया। नामधारी सिखों ने 15 जून 1871 को अमृतसर व 15 जुलाई 1871 को रायकोट बूचड़खाने पर दावा बोल दिया और गायों को मुक्त करवाया।
इस बगावत के जुर्म में 5 अगस्त 1871 को 3 नामधारी सिखों को रायकोट, 15 दिसंबर 1871 को 4 नामधारी सिखों को अमृतसर व 2 नामधारी सिखों को 26 नवंबर 1871 को लुधियाना में बट के वृक्ष से बांधकर रस्सेराम फांसी देकर शहीद कर दिया गया। और काफ़ी लोगों को तोप से मार दिया गया, बहुत सारे को फांसी लगा दी गई, कुछ को जेल में बंद कर दिया। तो इसमें बहुत सारा शहीद हो गए थे बहुत सारे सिख लोग। गाय को बचाने के लिए बिना मुकदमे चलाए ही 65 क्रांतिकारियों को तोपों से उड़ा दिया गया। एक 12 वर्षीय बालक बिशन सिंह को तलवार से काट डाला गया। तो ये बहुत सारी जो है ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही निर्दयपूर्ण व्यवहार दिखाया था सिखों के प्रति, और ये लोग सदा सदा के लिए अमर हो गए अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को बचाते हुए, अपनी संस्कृति को बचाते हुए। उनको बार बार नमन हमेशा होता रहेगा उनके लिए। उसके बाद में चंपारण आंदोलन आया जिसका प्रमुख गांधी जी नाम था, और बिहार राज्य का जिला है और इस जिले के किसानों की मदद के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया। तो चंपारण जिले का था प्रमुख, तो इसलिए इसको चंपारण रख दिया गया। इस जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। अब हमने पहले जैसे नील आंदोलन की बात की थी, वैसे ही दोबारा से फिर ये नील की खेती चलाने का काम शुरू हुआ। तो किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग 20 हिस्सों में से 3 भागों में ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेज जो थे बहुत ही कम मूल्य पे नील उनसे खरीदते थे और बहुत ज़्यादा मूल्य पे बेचते थे। तो जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज़ की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के इस जिले में ये सब हो रहा था, उस वक्त हमारे देश को आज़ाद करवाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। तो सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला डिसओबेडियंस मूवमेंट था। इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चला था, और इसी आंदोलन के दौरान ही पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था, जिसके बाद से गांधी जी को बापू कहा जाने लगा। तो ये जो थे हमारे कुछ किसान आंदोलन थे, कुछ खास किसान, यूँ तो बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं लगान के विरोध में, या फिर जमींदारी के विरोध में, या फिर जो है नील के विरोध में। बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं ब्रिटिश सरकार के विरोध में। ज़्यादातर जमींदारी, ब्रिटिश सरकार और जो है लगान के विरोध में ही किसानों ने आंदोलन किए हैं। लेकिन पहली बार जो मोदी जी के विरोध में आंदोलन हो रहा है वो है बीजेपी के विरोध में, जिन्होंने किसान बिल पारित किया है। बहुत सारे किसानों का कहना है कि जो हमारा जो है इसमें MSP खत्म हो जाएगी, आड़त खत्म हो जाएगी, और हम निजीकरण हो जाएगा मंडी का, हम अपनी चीज़ों को एक निश्चित रेट पर नहीं दे पाएंगे। जो निजीकरण वाले लोग हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, वो उसमें कम मूल्य पर खरीदेंगे। और हर चीज़ का निजीकरण करना ठीक भी नहीं है। कहीं तक हो सकता है इस बिल की बहुत सारी लाभ भी हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी मिलती रहेगी हमारे साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और ये बेल आइकन को दबाना है, आपको प्रेस करना है सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के आगे भी हम आपके लिए बहुत सारी GK, करंट अफेयर्स, न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक्स ऑफ मैथ, बेसिक्स ऑफ GK एंड करंट अफेयर्स, टॉप 10 फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।